11 साल की उम्र में हरजोत है, क्या दिक्कत क्या आ रही है भाई? और उसकी वीडियो भी आपके YouTube चैनल पर आई है। 1 जनवरी 2025 में। तो सौभाग्य की बात है कि इस उम्र में आपको चीफ गेस्ट नॉमिनेट किया जा रहा है। वाओ, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करो, कीप इट ऑन। तो अभी स्कूल में स्टार बने हो नहीं बने? बहुत ईमानदार है वो। उन्होंने 50 लड़कियों को गोद ले रखा है और उनको द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड दे रखा है, खट्टर सर ने अवार्ड दे रखा है। ऐसा ही बनना है, कुछ मन में ठानना पड़ता है बस। वो छोटा है, रहने दे मत कर। यूट्यूब चैनल देख के भी चिढ़ाते हैं मेरे को, कहते हैं तेरे से नहीं होगा, रहने दे मत कर। क्यों सर दर्द कर रहा है अपना, हमें और टेंशन दे रहा है, रहने दे मत कर। कैंसर से लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगी हुई थी। क्योंकि शिक्षा तुम देना स्टार्ट कर रहे हो और खुद की शिक्षा अच्छी नहीं है। दूसरी कंट्री को डिफीट करने के लिए मिसाइल्स बनाई, वेपन्स बनाए, सारे डरते हैं आज भारत से। तो तुम्हें लगता है कि किसी दिन तुम्हें नरेंद्र मोदी जी बुला के अवार्ड देंगे? कोई ढंग से चल नहीं पाता, किसी के पैर हाथ नहीं होते, वो वर्टिकल भी जल्दी आएगा, तो टाइम ही नहीं मिलता। जापान, जो कोई सोच भी नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ है हरजोत। जिस उम्र में बच्चे पोगो देख रहे होते हैं या छोटा भीम में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं या अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उस एज में ये बच्चा हमारे साथ हर हफ्ते पॉडकास्ट करने आता है। अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आसान नहीं होता इस उम्र में इस तरीके के डिसीजन लेना और उतनी जहमत उठाना, क्योंकि बच्चे इस उम्र में इतने मैच्योर नहीं होते। लेकिन आज हमारे साथ है हरजोत, जो कि रोहतक से हैं। और हरजोत, क्या एज है आपकी? 11 ईयर्स। हरजोत की 11 साल की उम्र में हरजोत एक एनजीओ स्टार्ट करने वाले हैं। आपने पिछले पॉडकास्ट में भी देखा होगा कि हरजोत ने अपने पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को बताया था कि उनकी एनजीओ किस तरीके से काम करेगी, कब रजिस्टर्ड होने वाली है, किस किस वर्टिकल्स में वो अपनी सर्विसेज को देंगे और किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हरजोत, जो कि आप एक अभी अवार्ड फंक्शन में एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट हुए हैं ऑन न्यू ईयर। और उन्होंने अभी एक गौ सेवा भी किया है लास्ट वीक। तो हम उन सारे टॉपिक्स को भी इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। साथ में हम ये भी कवर करने वाले हैं कि उनकी एनजीओ जो स्टार्ट होने वाली है वो किस प्रोसेस तक पहुंच चुकी है, क्या उनकी प्लानिंग चल रही है, और सारी चीज़ें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस पॉडकास्ट को आप एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट की तरह लीजिए। और जो भी इंसान ये सोच रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैमरे को कैसे फेस करूं, तो आपके लिए एक ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि जब हरजोत इस 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम या आप तो बहुत बड़े हैं। तो स्वागत है आपका हरजोत, कैसे हो भाई? थैंक्स, मैं बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया एकदम। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका हो जाए आज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजोत सिंह। मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ। 6th क्लास में मैं पढ़ाई करता हूँ। जेड ग्लोबल स्कूल में मैं हूँ और मेरी उम्र है 11 साल। आज मैं आपको अपने एनजीओ के बारे में बताने आया हूँ। तो हरजोत, आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड हो गई अब, या आपने बताया था कि होने वाली है? क्या प्रोसेस चल रहा है उसमें? अभी उसमें 1 वीक का टाइम लगेगा सर, अच्छा, क्या दिक्कत क्या आ रही है भाई? क्योंकि उसके नेम्स चेंज हो रहे हैं। बिकॉज हमने नाम रखे थे, वो बार बार किसी ने ले रखे हैं। अच्छा, मतलब जो रजिस्ट्रेशन नेम है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। यस सर। राइट। तो मैंने सुना है कि आप अभी किसी गौ सेवा, उसमें गौशाला में गए थे, वहाँ आप गौ सेवा करके आए हो। यस सर। और उसकी वीडियो भी आपके यूट्यूब चैनल पर आई है। तो उसकी प्रेरणा कैसे मिली भाई? कैसे आपने प्लान किया? प्लान नहीं किया, बस उस दिन मेरा एनजीओ का पहला दिन था। हाँ हाँ फर्स्ट दिन, तो मैंने सोचा कि ये पहला दिन है, गऊ के साथ सेवा कर लूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। इसलिए मैं उधर भिवानी में गऊ सेवा करने गया था। कितनी गाय थी वहाँ? अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 थी। अच्छा, और आपने वहाँ क्या क्या किया? हमने गौ के साथ खेला, हाँ। उनके साथ मस्ती की, उनको खाना दिया, चारा दिया। अच्छा, तो ये जो आपको गौ सेवा करते हो, आपके अंतर मन से आता है या आप चाहते हो कि मैं इस तरफ जाऊं? एक सेवा होती है जो अंतर मन से आती है। मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, बिकॉज मैंने एनजीओ खोला है। उस प्रकार मैं चाहता हूँ कि मैं किसी की तो मदद करूँ, और अंदर से जब मदद करता हूँ तो सुकून मिलता है। मतलब आपको अच्छा लगता है जब हाँ। आप मदद करते हो? क्या बात है। तो मैंने सुना है कि आप किसी अवार्ड फंक्शन में एज ए चीफ गेस्ट नॉमिनेट हुए हो। यस सर, भिवानी के आदर्श रेलिवेंस सेंटर में अच्छा। 1 जनवरी 2025 में। ओके, तो ये तो मतलब एक सौभाग्य की बात है कि इस उम्र में आपको चीफ गेस्ट नॉमिनेट किया जा रहा है। तो यस सर। कैसा लग रहा है? क्या प्लानिंग है उस दिन की? प्लानिंग तो अभी इतनी नहीं है, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि चीफ गेस्ट गया हूँ मैं आदर्श रेलिवेंस सेंटर में।
तो तुम उस दिन कोई मोटिवेशनल स्पीच कहने वाले हो लोगों के लिए? हाँ, मैं उधर स्टेज पे कहने वाला हूँ। क्या प्रिपरेशन है, किस टॉपिक पे बात करोगे? एनजीओज के बारे में। एनजीओज के बारे में, ठीक है। तो मुझे अपने एनजीओ के बारे में बताओ कि अभी तुम्हारा जो तुम वर्टिकल तुमने लास्ट एनजीओ में बताए थे हरजोत के, हम स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, लोगों की गरीब बच्चों की एजुकेशन में मदद करेंगे, और कोई वर्टिकल आपने सोचा अभी इस 15 दिन में कि और आप क्या कर सकते हो इसमें? मैंने सोचा है कि मैं जितना हमारे एनजीओ से होगा हम उस सबकी सहायता करेंगे। ठीक है। तो जो हमने पिछला पॉडकास्ट किया था तो उसको देख के लोगों की क्या रिएक्शंस आए? उसके रिएक्शंस आए, वाओ इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हाँ हाँ, वाओ बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करो, कीप इट ऑन। कीप इट ऑन। मेरे स्कूल से भी बहुत मैसेजेस आए थे। तो अभी स्कूल में स्टार बने हो नहीं बने? अभी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत वो हो गया है, अभी हम्म, टीचर्स को पता लगा है, दोस्तों को पता लगा है, पूरा फैला नहीं है। अच्छा, जल्दी फैल जाएगा जब लोग तुम्हें हाँ, कैमरे पर देखेंगे। यस। तो तुम अभी कोई यूट्यूबर है जैसे फॉलो करते तुम्हारी एज का हो और बहुत अच्छा कैमरा पर बोल पाता हो, जिसको तुम्हें लगता हो कि मुझे भी ऐसा बनना है? मैं फॉलो किसी को नहीं करता, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, किसको? अरिजीत नंदन। अच्छा, वो तुम्हारे आइडियल है। यस। तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं? वो एक हॉर्स प्लेयर थे, हाँ बहुत ईमानदार है वो। हाँ हाँ उन्होंने 50 लड़कियों को गोद ले रखा है, हाँ हाँ और उनको द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड दे रखा है, खट्टर सर ने अवार्ड दे रखा है। हाँ। मतलब ऐसा ही बनना है कुछ। क्या आपको भी अवार्ड मिले राष्ट्रपति से? यस। मिल भी जाएगा अगर आप लगे रहोगे, सोच लिया है तो हो भी जाएगा। हाँ, मन में ठानना पड़ता है बस। हाँ हाँ हाँ। तो आपका परिवार आपकी आपके एनजीओ में कितनी मदद कर रहा है अभी? पापा तो मेरी फुल मदद कर रहे हैं, हम्म सारे परिवार वाले फुल कर रहे हैं। हम्म बस थोड़ा सा वो दादू दादू का थोड़ा सा होता है ना, हम्म अंदर से आता है जो तेरे से नहीं होगा, अभी बहुत छोटा है, रहने दे, मत कर वगैरह। यूट्यूब चैनल देख के भी चिढ़ाते हैं मेरे को। अच्छा, हाँ, क्या कहते हैं? कहते तेरे से नहीं होगा, रहने दे मत कर, क्यों सर दर्द कर रहा है अपना, हमें और टेंशन दे रहा है, रहने दे मत कर। बस ऐसे रिएक्शंस आते हैं। लेकिन याद रखना, जब लोग आपके बारे में बोलना स्टार्ट करें कि रहने दे मत कर, तो उससे नहीं होगा, मतलब तुम कुछ सही कर रहे हो। यस। हैं? और मुझे ऐसा लगता है किसी भी बड़े काम की शुरुआत बहुत छोटी उम्र से ही हो जाती है। बस और मन में लाना पड़ता है उस बात को। ये वीडियोस तुम्हें जो तुम आज बना रहे हो, जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ये आगे चल के तुम्हारे खुद के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा जरिया या पॉइंट बन सकता है। तो 2025 की क्या प्लानिंग है हरजोत? 2025 का तो 1 जनवरी के मेरे को भिवानी जाना है एज अ ग्रुप ऑफ चीफ गेस्ट। तो फिर उधर जाके स्पीच वगैरह दूंगा। उधर वो दिव्यांग का स्कूल है, ओके, तो उसके साथ हम मस्ती करेंगे, ठीक है। उन सब के साथ खेलेंगे, टीचर्स वगैरह के साथ, स्पोर्ट्स वगैरह। ओके। तो हमारी जो एनजीओ स्टार्ट होने वाली है वो ज़्यादा फोकस किधर करेगी, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में? गांव या शहर में नहीं, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होगी हम उधर करेंगे। वैसे मैं गांव में ज़्यादा फोकस करूँगा, बिकॉज वहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, इसलिए अभी थोड़ा फोकस गांव पे है। और हेल्थ को भी लेके हमने देखा कि गांव में लोग उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, तो हम उधर भी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा अवेयर करेंगे लोगों को कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ये खाया करो, डॉक्टर भी बोलता है हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल। मेरा तुम्हें पर्सनल सजेशन है कि तुम कुछ एक अपनी वीडियोस बनाओ हेल्थ को लेके, शिक्षा को लेके, और लोगों को वो व्हाट्सएप करो, चाहे वो गांव से हो या शहर से हो, कि किस तरीके से वो शिक्षा क्षेत्र में या हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो सकते हैं और उस पर ध्यान दे के आगे बढ़ सकते हैं। क्या तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में? आप तो सही कह रहे हो। पहली बात मैं करूँगा, बहुत से लोगों को मेरे पास कॉन्टैक्ट्स में है। मैं पहले वीडियोस बनाऊंगा हेल्थ की, एजुकेशंस की, फिर उनको चेक करूँगा, सबको भेजूंगा, जिसके रिएक्शंस आएंगे, जो भी मुझे अच्छे, मतलब जैसे आते हैं ना एक बार कि कैसे रिएक्शंस है, ज़्यादा आएंगे कीप इट ऑन कुछ वो, तो मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। तो तुम्हें क्या लगता है जो हम हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज देते हैं एनजीओ में, उसमें सबसे बड़ी समस्याएं क्या आती हैं? मैं पहले जाऊंगा हॉस्पिटल्स वगैरह में, उधर जाके वीडियोस बनाऊंगा कि
कैसे हैं लोग, ठीक हैं, जिनको कोई दिक्कत हो जैसे कैंसर, लंग्स ट्रांसप्लांट, हार्ट की प्रॉब्लम, उधर आऊँगा मैं वीडियोस, फिर उनके बारे में मैं यूपीआई का वो होता है ना स्कैनर, वो वीडियो पे लगाऊंगा और बोलूँगा इन बच्चों की हेल्प करो जो भी हैं बीमार, मुझे यूपीआई पैसे करो, मैं इनकी हेल्प करवाऊँगा। और सेकंड पे मैं हमारे हर मंथ के जितने भी कलेक्ट होंगे मनी डोनेशन से, उनसे मैं उन लोगों की हेल्प करवाऊँगा, जितनी ओके। हमारी एनजीओ से सहायता होएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। और ये आइडिया भी अच्छा है कि आप उन लोगों की वीडियोस बना के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डालो सो दैट लोग डायरेक्ट उनकी हेल्प कर पाएँ, यस सर। है ना? और ये एक्चुअली चल भी रहा है, लोग कर भी रहे हैं इस तरीके का काम, लेकिन आपकी एज में नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। है ना? थोड़ा-सा बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन इस एज में करना उन लोगों के लिए काफ़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि एक मोटिवेशन का पॉइंट भी बनता है कि इतनी कम उम्र में एक बच्चा इस तरीके की वीडियोस बना के डाल रहा है। अभी तुमने क्या-क्या और नए तरीके सोचे हैं पैसा को जुटाने के लिए अपनी एनजीओ में? देखो मैंने अभी आपको बताया यूपीआईज़ वगैरह वीडियोस पे डालूँगा, उससे आ सकते हैं, डोनेशन से आ सकते हैं, हम कैंप लगाएंगे, ब्लड कैंप, हेल्थ कैंप, फ्री चेकअप के लिए। ऐसे बाकी हम अपनी पॉकेट से देंगे, जितना एनजीओ से होगा उतना करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैंप तुम किस तरीके से लगाओगे? कैंप की कितने कैंप महीने में प्लान करा करोगे? 5 to 10 लगा लेंगे मंथ्स में। फ्री ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, उसमें फिर चीफ गेस्ट रखेंगे, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स रखेंगे। तुम ये भी कर सकते हो कि अपनी एनजीओ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, टॉप 5 लोगों को हर महीने कुछ अवार्ड भी दे सकते हो, और उससे क्या सभी को मोटिवेशन भी मिलेगी। 4-5 लोगों को आप हर महीने अवार्ड दोगे तो वो चीफ अवार्ड गेस्ट भी बन सकते हैं, चीफ वो गेस्ट भी बना सकते हो। हाँ। टॉप आदमी को चीफ गेस्ट बनाओ, और जब स्टार्ट करो तो मुझे भी बुलाना, मैं भी यस आऊंगा, सर। है ना? ओके। ब्लड डोनेशन के लिए बिल्कुल। यस सर, आपको फर्स्ट बुलाऊंगा। फर्स्ट बुलाओगे? यस। तो कोशिश करना अपने भाई को चीफ गेस्ट भी बनाओ, ओके ओके, कभी तुम्हारा मौका लगे किसी मंथ में तो ठीक है। मैं आऊंगा बिल्कुल तुम्हारे एनजीओ में, लोगों को बोलने के लिए, संबोधित करने के लिए। ओके सर। ठीक है ना? और हम काफी लंबी चर्चा करेंगे उस बारे में। ओके। तो अभी मुझे बताओ कि आने वाले टाइम में ये जैसे एनजीओ का जो सफर होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी की मदद करना, क्योंकि लोग अपने लिए जीते हैं, अपने लिए काम करते हैं। तो दूसरों की जो मदद करने का तुम्हारा मन है, जो तुम्हारी प्रेरणा है, वो तुम्हें कहाँ से मिली? वो मैंने कोविड टाइम था ना जब, तो मैंने लोगों को देखा था, हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगी हुई थी, दवाई टाइम पे नहीं मिल रही थी, बहुत सारा वो हो रहा था, कैंसर से लोग बीमार हो रहे थे, कोरोना हो रहा था। तो इस वजह से उस टाइम पे मेरे ध्यान आया कि मैं इन लोगों की सहायता नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैंने थोड़े से रिसर्च किए, तो फिर उन पे पता लगा एक पर्टिकुलर नेम होता है उसका एनजीओ, उसके बारे में मैंने पापा से बात की, तो फिर उनको भी अच्छा लगा थॉट, उन्होंने आगे किया, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। क्या बात है! तुमने अपने पिताजी से डिस्कस करा कि पापा हम लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो तुम्हें पता है कि इसके पीछे जो रजिस्ट्रेशन से लेके और फंडिंग जुटाने तक के जो प्रोसेस हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराते हैं उसमें कई लोगों की ज़रूरत भी होती है। बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, वो हमारी एक टीम बिल्डअप है। मेरे पापा के 4-5 समाज सेवक दोस्त हैं, तो उनकी वजह से हम उनसे भी और सहायता ले सकते हैं, जैसे हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे, वो हमारे लिए जितनी सहायता कर सकें, हम उस जो भी किसी को भी दिक्कत हो हम उसके बारे में सहायता ले सकें। तो अभी तुम्हारे सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो जो तुम्हें लग रही हो कि ये हमारे मेन हर्डल्स हैं? जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ, सरकार का अप्रूवमेंटल, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी जब होगा, उसके बारे में हम कैसे काम करेंगे, रणनीति, ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। तो इस पॉडकास्ट के अलावा और भी वीडियोस तुमने बनाना स्टार्ट करी? बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जैसे मैंने गौओं की सेवा की है, इससे पहला पॉडकास्ट भी था आपके साथ, ऐसी वीडियोस है, और मैंने मिनी व्लॉग भी डाला है। मिनी व्लॉग भी डाला है। तो तुम एनजीओ चलाने के साथ और वीडियोस बनाने के साथ अपनी स्कूलिंग को कैसे मैनेज करते हो? स्कूलिंग तो मेरा टाइमिंग वही रहता है स्कूल का, आने के बाद मैं रिसर्च करने बैठ जाता हूँ, उसके बाद टाइम मिलता है तो दोस्तों के साथ व्लॉग्स बनाने चला जाता हूँ। अच्छा। और फिर उसके बाद जैसे सैटरडे संडे ऑफ होते हैं ना, उस पे कोई भी समाज सेवा का करना हो, मैं पापा मम्मी के साथ लेके चला जाता हूँ। वैसे कोई दिन ऑफ करना हो, समाज सेवा के लिए जाना हो कहीं, किसी की हेल्प करनी हो, वैसे मैं कर लेता हूँ ऑफ, अगर जहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत हो, वरना अच्छा। मम्मा पापा और मैनेज कर लेते हैं। अच्छा। पढ़ाई पे भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है ना। हाँ।
क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे और आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो कैसे किसी की मदद कर पाओगे, क्योंकि शिक्षा तुम देना स्टार्ट कर रहे हो और खुद की शिक्षा अच्छी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। इसलिए तो कोई ऐसा व्यक्ति बताओ मुझे जो शिक्षा के साथ उन्होंने ऐसे बड़े काम किए हो जिसको तुम अपनी प्रेरणा मानते हो। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। यस। तो आज तुम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ नया बताओ हमारे व्यूअर्स के लिए जो तुमने रिसर्च किया हो इस हफ्ते। उनकी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी उनके पास, हम्म ना वो फैसिलिटेट्स थे, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। हम्म दे आर सो हार्ड वर्कर मैन। हम्म उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, उन्होंने स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा है, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है कि कैसी है, मैं इस दुनिया के लिए क्या करूं। उनका ना एक टाइप एनजीओ में भी आता है, पर उन्होंने एनजीओ खोला नहीं। वो पहले मतलब जैसे उन्होंने हमारी कंट्री के लिए किया, वो भी एक समाज सेवा है, बस हमारी कंट्री के लिए। दूसरी कंट्री को डिफीट करने के लिए मिसाइल्स बनाई, वेपन्स बनाए। तो कुछ एक मिसाइल्स के नाम बताओ जो उन्होंने बनाई हो। ब्रह्मास्त्र मिसाइल थी, जो कि उन्होंने फर्स्ट मिसाइल थी, और इसी मिसाइल से सारे कंट्रीज हमारे से डरते थे, भारत से। आजकल जैसे देखा है तुमने कि कंटेंट क्रिएटर्स को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवार्ड देते हैं हर साल बुला के भारत हाँ। मंडपम में। तो तुम्हें लगता है कि किसी दिन तुम्हें नरेंद्र मोदी जी बुला के अवार्ड देंगे? इतनी सी उम्र में तो लगता नहीं है, पर जैसे एनजीओ खुलेगा ज़्यादा से ज़्यादा सहायता होएगी, बहुत ज़्यादा सहायता होने लगेगी। जब प्राइम मिनिस्टर को भी पता लगेगा, फिर शायद से लग सकता है, मौका क्या पता आ जाए। नहीं तो जरूरी भी है कि अगर आपकी एनजीओ फेमस हो जाए, आपका चेहरा फेमस हो जाए, आप लोगों की मदद करो दिल से, तो हो सकता है आपको प्रधानमंत्री जी जरूर बुलाएं एक अवार्ड देने के लिए। थैंक यू सर बोलने के लिए। नहीं मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हें बुलाएं, क्योंकि तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें पहचानेंगे तो तुम्हें याद आएगा कि हम वहाँ गए थे, वहाँ से हमने शुरुआत करी थी। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो स्पोर्ट्स में भी तुम्हारी एनजीओ काम करेगी बच्चों को? स्पोर्ट्स में नहीं करेंगे, हम बुजुर्गों की सहायता करेंगे। अच्छा। उनसे हम सहायता करेंगे जितनी, जैसे बुजुर्गों को ज़्यादा तकलीफ्स होती हैं, हाँ। कोई ढंग से चल नहीं पाता, किसी के पैर हाथ नहीं होते, इस वजह से हम उनके बारे में हेल्थ सोचेंगे, बिकॉज उनके बारे में हम एजुकेशन नहीं सोच सकते, क्योंकि वो इस उम्र में एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। तो बुजुर्गों के लिए हमारे लिए हेल्थ है। तो तुम एक शायद ओल्ड एज होम भी स्टार्ट करने वाले हो? यस। जिसमें बुजुर्ग रहेंगे सभी लोग और हाँ। उनको खाना पीना उनका रहने का। वो वर्टिकल भी जल्दी आएगा। और तो तुम्हारे फेवरेट भगवान जी कौन है? मेरे फेवरेट गणेश जी। गणेश जी क्यों? अच्छे लगता है, क्यूट से। अच्छा। और गणेश जी के बाद तुम किसको बहुत ज्यादा मानते हो? बहुत ज्यादा कृष्ण जी। कृष्ण जी को? उनकी क्या चीजें आपको अच्छी लगती है? वो भी छोटे से बहुत से क्यूट लगते हैं। हाँ। और वो भी अच्छे हैं, बेस्ट। और कृष्ण जी ने छोटी उम्र में बहुत सारे बड़े काम भी बहुत किए। ज्यादा काम किया। तुम भी वैसे ही करना चाहते हो? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा तुम्हारी बातें सुनकर। तो मुझे और अपने एनजीओ के बारे में बताओ थोड़ा सा डीप में, कि एक लंबे समय में आप अपनी एनजीओ को किस तरीके से भविष्य में देखना चाहते हो? बहुत ही ऊपर देखना चाहता हूँ मैं, कि हमसे जितनी सहायता होगी ज़्यादा, अभी तो हमें ज़्यादा सहायता करनी है लोगों की, जितनी हमारी एनजीओ से सहायता होगी। मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सहायता हो सके बुजुर्गों की, बच्चों की एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, क्योंकि अभी एजुकेशन में ज़्यादा ऊपर नहीं है हमारा देश, और उसी को मैं ऊपर करना चाहता हूँ, इसलिए। तो कुछ ऐसे देशों के नाम बताओ जिसमें तुम चाहते हो कि देखो इस देश में जिस तरीके से एजुकेशन जिस स्तर पे है, एटलीस्ट इतने स्तर पे तो हमारे देश की एजुकेशन पहुंचे। जापान। जापान को कंपेयर करो बहुत एजुकेशन है वहाँ। किस तरीके से जापान में है? थोड़ा सा जापान के बारे में बताओ, तुमने क्या रिसर्च करी है? जापान के बारे में मैंने रिसर्च किया कि वो ना, अभी हम 2024 में, अभी 25 में, वो हमारे डबल है, 2050 में चल रहा है। अच्छा। इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशन भी कर दिए। ठीक है। उन्होंने जैसे कर दिया, मान लो ये एक रूम है, कोई स्कूल गया है, नीचे से मेट्रो आएगी और ऊपर से एक वो होगा डोर, वो खोल के बच्चा ऊपर आएगा। ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर दिए जो कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा। उधर बहुत एजुकेशन है। वहाँ के लोग बहुत सीरियस भी रहते हैं, डिसिप्लिन भी रहते हैं अपने काम को लेके। हाँ, ऐसा है। और वो रोज वर्क पे जाते हैं अपने, कभी छुट्टी नहीं करते। बाकी वैसे कोई सीरियस हो जाए तो हॉस्पिटल्स वगैरह में मेडिकल वैसे कर सकते हैं। तुम्हें गायत्री मंत्र पता है? हाँ। सुनाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। इसको हम 3 बार, 5 बार, 9 बार, 11 बार बोलते हैं। बहुत शानदार। स्कूल में भी होता है हमारे ये रोज। स्कूल में होता है। तो ये गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, बना कैसे, पता है? गायत्री मंत्र की उत्पत्ति रामायण से हुई है। रामायण सुनी है आपने? हाँ, रामायण सुनिए। रामायण में 24,000 श्लोक होते हैं, ठीक है? हर श्लोक के पहले अक्षर को जोड़ोगे तो गायत्री मंत्र बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ऐसे और भी चीजें हैं जिनको तुम रिसर्च करोगे और हमें हर एक पॉडकास्ट में 2-3 चीजें बताया करोगे जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता बेसिक, क्योंकि हर किसी को हर बात नहीं पता होती। हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि किसी पॉडकास्ट में कोई ऐसी बात लोगों को पता चले जो बहुत बेसिक होती है ना? हनुमान जी की पावर के बारे में क्या जानते हो आप? पहाड़ था, जड़ी बूटी लाए थे, वो पहाड़ ही उठा लाए थे। उनके सामने पहाड़ भी नहीं था, वो बहुत पावरफुल थे। उनमें बहुत ज्यादा क्षमता थी, जान थी, वो किसी को भी हरा सकते थे। ऐसे ही बनना है आपको भी। हाँ। हनुमान जी जैसा। हाँ। है ना? पहली चीज तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, दूसरा वो राम जी को बहुत मानते थे। बहुत मानते थे वो राम को, है ना? तो हमें भी किसी न किसी को बहुत ज्यादा मानना पड़ता है। तो जैसे वो राम को मानते थे इतना ज्यादा, आप किसको मानते हो? मैं गणेश जी को। गणेश जी को। बहुत बढ़िया, शानदार। तो हरजोत, और थोड़ा सा मुझे कुछ बताओ अपने बारे में भाई। हमने आपकी एनजीओ के बारे में तो सुन लिया, लेकिन हम थोड़ा सा आपको जानना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल कैसी है, तुम दिन में क्या क्या करते हो, किस टाइम पे खेलने जाते हो, फ्रेंड सर्कल्स तुम्हारा अब किस तरीके से चेंज हो रहा है? अब तो स्पोर्ट्स बंद हो रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है। स्पोर्ट्स में जाता नहीं, वीडियोस में ध्यान देता हूँ मैं। दोस्तों को ले जाता हूँ जो फ्रीज होते हैं ना, जिनकी स्टडीज हो जाती है, ट्यूशन से आ जाते हैं, मैं उनको ले जाता हूँ कहीं भी, जैसे नियर बाय कोई भी प्लेस हो उसे एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ले गया था, ईशू को। ठीक है। उधर देवीलाल पार्क में उधर ले गया था, उधर का हमने एक्सप्लोर किया था हाफ, उसके बाद किया हमने। और मैंने साइकिलिंग की भी वीडियो बनाई थी। ऐसे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो इसके अलावा अभी मतलब तुम अपना टाइम स्पेंड दिन भर स्टडीज में और वीडियोस बनाने में कर रहे हो? स्पोर्ट्स में मैं इतना नहीं हूँ, बस स्कूल में लग जाता है लेक्चर स्पोर्ट्स का, तो उसमें खेल लेता हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स जरूरी है भाई आपके हेल्थ के लिए। हाँ, स्पोर्ट्स भी जरूरी है ना? स्पोर्ट्स से क्या हमारे दिमाग का विकास होता है, हमें टीम वर्क आता है करना। लेकिन तुम एक एनजीओ बना रहे हो तो ऑब्वियस है उसमें तुम टीम बनाओगे, टीम का वर्क करोगे। एनजीओ पे रिसर्च करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो देखो, ऑन ग्राउंड का जितना काम है वो तो तुम अपनी टीम को देना, और जितना काम ये वीडियो क्रिएशंस का है, जो वीडियोस बनाने का काम है, वो आप खुद रखना अपने पास। है ना? आपको करना कुछ नहीं है, उसमें जाना है, सिंपल मोबाइल से वीडियो बनानी है और उसे यूट्यूब पर डाल देना और उसमें लोगों से अपील करनी है कि किस तरीके से इन लोगों की हेल्प की जाए। तो हरजोत, तुम्हारे अभी जब से हमने पिछला पॉडकास्ट किया है, ठीक है, और वो यूट्यूब पर गया, उसके बाद तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में बताओ मुझे। तुम्हारे ये 2 हफ्ते कैसे बीते? उसके बारे में सर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, बस जब वो ब्रॉडकास्ट आया यूट्यूब पे मैंने खुद देखा, फिर मैंने सोचा कि ये मैं बोल रहा हूँ इसको मुझे खुद भी करना चाहिए। तो उसके बारे में मैंने बहुत सी चीजें की। मैंने अब्दुल कलाम सर के बारे में रिसर्च किया, जैसे बड़े बड़े होते हैं ना, चौधरी देवीलाल जी। तुम्हारा हफ्ता कैसा गया, क्या क्या किया तुमने इस बीच में? इस बीच में देखो, पॉडकास्ट के लिए मैं भी आया था पापा के पास, तो मैं पापा के पास रुका था एक दिन। तो उसके बाद मैं अपनी दादी के घर आया था यहाँ पर, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर उनके घर में, और पहले भी मैंने थोड़ी सी वॉइस की प्रैक्टिस की थी। अच्छा। कि कैसे मैं बोलूँ, कि आराम से बोलूँ, तेज बोलूँ, आवाज़ ऐसी आनी चाहिए। तो इस वजह से, और मैं उधर भी प्रैक्टिस कर रहा था। फिर उनके साथ थोड़ा एंजॉय किया मैंने, और आज पॉडकास्ट में हूँ। और वॉइस तुम्हारी अच्छी होती जा रही है। हाँ, पहले से तुम उतना फंबल नहीं कर रहे हो जितना पिछली बार तुम सोच के बोल रहे थे, लेकिन इस बार बहुत ठहराव है तुम्हारी आवाज में। और आई गेस तुम हर हफ्ते इस तरीके से इम्प्रूव होते जाओ, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी एक स्किल है। तो तुम जो भी तुम्हारे नियर डियर, तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स तुम्हें देख रहे हैं, तो उनको कैमरे में देख के तुम कोई एक मैसेज दो, क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सिर्फ आपको हेल्थ के बारे में और एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि आप अपनी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। और जिसको भी, जो भी आपके घर के वहाँ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बुक्स नहीं ले पाता, मेरे को एक बारी मेरे यूट्यूब पेज पे मैसेज कर देना कमेंट में, मैं उसके घर बुक्स भिजवा दूँगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ
कि आप मेरा एनजीओ में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें और जितने में हमारे एनजीओ से होगा हम उतना करेंगे। मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, उधर आप देख सकते हैं कि मैं कैसे हेल्प करता हूँ और जिसको भी डाउट होता है हमारे एनजीओ पे कभी भी आ सकता है और देख सकता है। तो बहुत अच्छा लगा हरजोत आपसे फिर से मिलकर, और मुझे खुद एक मोटिवेशन मिलती है मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ भाई, कि इतनी कम उम्र में तुम कैमरे पर आके इस तरीके से पॉडकास्ट कर दो जिससे तुम दिन पे दिन इम्प्रूव हो रहे हो। मुझसे से काफ़ी खुशी मिलती है। आपने देखा होगा 11 साल की उम्र में बच्चा है, किस तरीके से इन्होंने एक एनजीओ स्टार्ट किया और उसके लिए कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हरजोत की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट लोग सभी इसी से प्रेरणा ले पाएँ कि किस तरीके से एक छोटा बच्चा इतनी कम उम्र में इस लाइन में आके लोगों की हेल्प करना चाहता है और उसके विचार कितने अच्छे हैं। आई होप लोग अभी सोच रहे होंगे कि अच्छे से बोल नहीं रहा, या लोग सोच रहे होंगे अभी उनको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब आप बैठते हो और स्टार्ट करते हो किसी चीज़ को, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बाकी हरजोत के सपोर्ट के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले पॉडकास्ट में या अगले वीडियोस में हरजोत आपको बताएंगे कि उनके एनजीओ क्या नाम है, क्या रजिस्टर्ड हुआ है और काम उनका ऑन ग्राउंड कब से स्टार्ट होने वाला है। और धीरे धीरे इस चैनल पे आपको, हरजोत के चैनल पे वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जहाँ पर ये जिन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं या जिन लोगों को हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन में, या जो भी हेल्थ को लेके ये काम कर रहे हैं कि किसकी कब वीडियोस आएंगी, किसी को कोई भी बीमारी है और किसका कोई ट्रांसप्लांट होना है, कोई कैंसर पेशेंट है उसकी हेल्प होनी है, तो सारी वीडियोस इनके चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। साथ में आपको इनको पेमेंट डिटेल्स भी मिलती है, किसकी ये हेल्प करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको अपने एनजीओ का अकाउंट दें, हो सकता है कि आपको ये डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करवाएं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये छोटा काम बड़ा काम नहीं बन सकता। बाकी कमेंट सेक्शन खुला, अगर कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।